ठीक है। तो हम लोग इसीलिए किसी भी क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग को एक तो डायरेक्शन के हिसाब से स्पेसिफाई करते हैं कि डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है या डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है। इसके अलावा हम लोग उसके क्वांटिटी को देखते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी है या बेस क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होगा, बेस क्वांटिटी क्या, उसके इसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बेसिकली यहाँ पे देखो लिख रहे हैं, और ध्यान देना, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बेसिकली, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग, एक तो हम लोग उसको डायरेक्शन के हिसाब से इसको डिवाइड कर रहे हैं, बेस्ड ऑन द डायरेक्शन, डायरेक्शन के हिसाब से, और एक हम लोग उसको देख रहे हैं डिपेंडेंसी के हिसाब से। अब बताते हैं डिपेंडेंसी क्या है। ठीक है, डिपेंडेंसी के हिसाब से और डायरेक्शन के हिसाब से। देखो, यदि डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो हम लोग दो क्वांटिटी को दो टाइप से डिवाइड करते हैं, सभी को पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक होता है वेक्टर क्वांटिटी और एक होता है स्केलर क्वांटिटी। ये फटाफट हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, थियोरेटिकल पोर्शन है, उसका हम लोग डायमेंशन पे आएंगे। और डिपेंडेंसी के हिसाब से क्या हो जाएगा, बेस क्वांटिटी, बेस या फंडामेंटल बोलते हैं इसको हम लोग, फंडामेंटल। और एक होता है डिराइव्ड, एक होता है डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड। अब देखो बेस क्या होता है समझा रहे हैं। ठीक, डिराइव्ड, डिराइव्ड से लिखो, डिराइव्ड क्वांटिटी। बेस का मतलब ऐसा कोई क्वांटिटी जिसको डिफाइंड करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए क्या किसी और का डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, मतलब ये क्वांटिटी डिफाइंड होने के लिए किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे कि मान लो मास, मास, तो मास को हम लोग बोलते हैं बेस क्वांटिटी, या फिर लेंथ, लेंथ को बोलते हैं बेस क्वांटिटी, या फिर टाइम, टाइम को बोलते हैं बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी। और डिराइव क्वांटिटी का मतलब इसको स्पेसिफाई करने के लिए ये किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, मतलब इट डिपेंड्स। डिराइव क्वांटिटी क्या होगा, डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा किसी और बेस क्वांटिटीज पे या फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। जैसे कि मान लो एग्जांपल के लोग बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम को क्या लिखते हैं, लेंथ का क्यूब, तो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। या फिर अगर स्पीड बोल रहे हैं, डिस्टेंस बाय टाइम, तो ये भी क्या हो रहा है कि फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस भी फंडामेंटल, टाइम भी फंडामेंटल है। तो डिराइव मतलब ऐसा कोई क्वांटिटी, ठीक है, जो क्या करेगा, जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। उसको मतलब जब हम उसको स्पेसिफाई करेंगे तो इट विल आल्सो डिपेंड ऑन अनदर क्वांटिटी, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिराइव क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी। किसी और फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। लेकिन बेस क्वांटिटी क्या है, जो कि किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये खुद ब खुद क्या है, डिफाइंड है, इसको बोलते हैं बेस क्वांटिटी। और वेक्टर स्केलर जानते ही हो, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया कि ऐसा कोई क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन हो, और स्केलर मतलब, इसको हम लोग पढ़ चुके डिटेल्स में, स्केलर मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। ठीक, तो देखो स्क्रीन पे हम तुमको यहाँ पे कुछ मॉड्यूल है उसका हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं कुछ इसका इमेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, अ, इसको नोट डाउन कर सकते हो या फिर तुम बस देख सकते हो, तुमको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। बहुत थियोरेटिकल टाइप का, तो हम नोट ज्यादा लिखा नहीं रहे हैं, तो इसको जस्ट हम यहाँ पे प्लेस कर दे रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड रुको, एक सेकंड स्क्रीन पर रहो, हम यहाँ पे इसको प्लेस कर देते हैं। रुको। हाँ, चलो अब एक सेकंड राहुल, रुको। 11th मेडिकल, देखो सारा बात जो हम बता रहे हैं ना, ये सभी तुमको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, देखो स्क्रीन पे सब लोग ध्यान से, हम एक यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। देखो, तो इसको तुमको नोट डाउन भी कर सकते हो या फिर इसका पीडीएफ तो मिल ही जाएगा। तो बहुत थियोरेटिकल, इसलिए वो डिटेल्स में लिखा नहीं, हम समझा रहे हैं कि क्या क्या है। जो मैथमेटिकल टर्म्स आएगा फिर उसको हम बता देंगे। इट इज वेरी थियोरेटिकल टाइप। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा, बट समझना भी जरूरी है। सबको दिख रहा है ना स्क्रीन में, सभी को दिख रहा है स्क्रीन में, बोलो।
यस सर। ओके ओके, देखो ध्यान से ध्यान से। यस सर। ठीक ठीक ठीक, देखो ध्यान से। यहाँ पे क्या बोला गया, सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डिफाइन किए थे। तो फिजिकल क्वांटिटी को कैसे हम लोग डिफाइन किया, अभी क्या बताए थे कि फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया कि ऐसा कोई क्वांटिटी जो फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करे उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी अभी हम लोग क्या बोले कि डायरेक्शन के हिसाब से देख रहे हैं और हम लोग डिपेंडेंसी के हिसाब से देख रहे हैं। तो जब हम लोग डायरेक्शन के हिसाब से देखेंगे तो हम लोग को दो क्वांटिटी मिल रहा है, एक है स्केलर और एक है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया कि ऐसा कोई क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन नहीं होगा, यानी कि मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, नंबर, जो भी तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो सब स्केलर है, सब जानते हो ये सब लोग। और वेक्टर के बारे में तुम जानते हो कि जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों रहेगा, प्लस जो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करे उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, जैसे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब हो गया। ठीक, अब डिपेंडेंसी के हिसाब से हम लोग कैसे देखे थे, जैसे फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब क्या, बेस क्वांटिटी। फंडामेंटल या बेस, ये बेस क्वांटिटी है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड, ये किसी और फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है या फिर किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है उसके स्पेसिफिकेशन के लिए, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, आगे और भी देखेंगे क्या फंडामेंटल होता है। तो ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी है। और डिराइव्ड का मतलब इस क्वांटिटी को डिफाइंड करने के लिए हम लोगों को किसी और क्वांटिटी का मदद लेना पड़ेगा या फिर ये फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, इसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे मान लो कि स्पीड हो गया, वॉल्यूम हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, ये सभी किसी ना किसी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। ये किसी फंडामेंटल क्वांटिटी पे क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, फंडामेंटल पे ये डिपेंड कर रहा है। समझ में आ गया, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे, हाँ बोलो। एक क्वेश्चन था कि हाँ पूछो मैंने पूछो। एक जगह पढ़ा था टेंसर क्वांटिटी के बारे में, तो टेंसर क्वांटिटी इन दोनों में से किसमें आता है? टेंसर क्वांटिटी, देखो टेंसर क्वांटिटी मतलब वेक्टर क्वांटिटी भी नहीं है, स्केलर भी नहीं है। टेंसर इज स्पेशल काइंड ऑफ क्वांटिटी। तो टेंशन के बारे में हम लोग ज्यादातर स्केलर वेक्टर ही देखते हैं। ठीक है, लेकिन टेंसर कुछ कुछ क्वांटिटी होता है, मतलब उसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड है भी है, लेकिन तब भी क्या होता है, तब भी वो तुम्हारा वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है या फिर वो वेक्टर जैसा बिहेव नहीं करता है। तो उस तरह क्वांटिटी को टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। तो टेंसर इज ऑल्सो काइंड ऑफ क्वांटिटी, वेरी गुड। टेंसर हम लोग उतना यूज नहीं करते यहाँ पे, टेंसर क्वांटिटी, बट ये भी एक तरह क्वांटिटी है। मतलब ना तो पूरी तरीके से ये वेक्टर है, लेकिन डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, डायरेक्शन भी शो करता है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि मान लो तुम टेंसर क्वांटिटी एग्जांपल में हम तुमको ऐसा बोल देंगे कि एक स्केलर क्वांटिटी सिंपली नंबर है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, लेकिन क्या हो सकता है तुम उसका डायरेक्शन सर्टन बता सकते हो कि इसका डायरेक्शन भी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं से तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन नहीं कर रहा है। ठीक, मतलब सॉरी, कहीं ना कहीं से ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं से वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन भी है, तब भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये वेक्टर के अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, क्योंकि वेक्टर होने के लिए तुम अगर पढ़े हो तुमको पता होगा कि वेक्टर होने के लिए उसके स्पेशल मैथमेटिक्स है, स्पेशल अलजेब्रा है, तो उस चीज को फॉलो नहीं करे, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो टेंसर क्वांटिटी है। जैसे टेंसर क्वांटिटी कुछ एग्जांपल हम बताते हैं। मान लो एग्जांपल हम लोग टेंसर का ये ले सकते हैं कि कुछ तरह के एग्जांपल्स, जैसे मान लो करंट तो स्केलर ही है, करंट, करंट देखो करंट लेकिन स्केलर है। जैसे करंट क्वांटिटी जो है ना, करंट फिजिकल क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड होता है करंट का अपना, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन तब भी हम उसको नहीं बोलते कि करंट वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, उसको हम लोग सिंपल एडिशन करते हैं। ठीक है, बट टेंसर हम लोग किसी किसी केस में पढ़ेंगे। ऐसे तो इस 11th 12th में उतना टेंसर का यूज नहीं है, बट इतना जान के रखो कि हाँ टेंसर भी एक क्वांटिटी है और कहीं कहीं से यूज होगा उसका। ठीक, कहीं कहीं यूज होगा, जैसे कि ऐसा कोई क्वांटिटी जो पर्टिकुलरली वेक्टर से स्पेसिफाई नहीं कर पाए। तो फिलहाल तो अभी हम लोग वेक्टर स्केलर के बारे में ही पढ़ते हैं। समझ में आ गया ना, फिलहाल हम लोग अभी वेक्टर और स्केलर के बारे में ही पढ़ रहे हैं। यस। ठीक है, जैसे कि स्टिफनेस एक टेंसर क्वांटिटी है, इस तरह कुछ कुछ क्वांटिटी है जो कि टेंसर होता है। स्ट्रेस भी, हम लोग स्ट्रेस को तो बोल सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेस भी टेंशन बोल सकते हैं, स्ट्रेस या टेंशन, टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, तो इस तरह का क्वांटिटी को हम लोग टेंसर बोल सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं।
अभी यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि एक छोटा सा एग्जांपल है समझाने के लिए कि क्लासिफाई कीजिए द क्वांटिटीज डिपेंडेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, क्लासिफाई द क्वांटिटीज, डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, मास है, फोर्स है, टाइम है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में तुम क्लास 11th में पढ़ोगे, रोटेशन मोशन में। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और प्रेशर है, ठीक है, और वर्क भी दिया गया है। तो इसको तुमको देखो ध्यान से करना, हाँ, किस कैटेगरी में डिवाइड करना है। बेस और स्केलर भी होगा, बेस और वेक्टर होगा, डिराइव्ड स्केलर होगा और डिराइव्ड वेक्टर होगा। चलो एक एक करके बताओ, माइक ऑन करके हम सुन रहे हैं। ऐसा तो आंसर लिखा हो बट सोच के बोलो तुम तब भी अपने से समझ के, कि इनमें से कौन सा क्वांटिटी बेस भी है, इनमें से कौन सा क्वांटिटी बेस भी है और साथ साथ क्या है, फंडामेंट ये स्केलर भी है। कौन सा क्वांटिटी बेस है और वेक्टर भी है, और कौन सा क्वांटिटी डिराइव्ड और स्केलर भी है, और कौन कौन सा क्वांटिटी डिराइव्ड और वेक्टर भी है, बताओ कोई भी। रवि, कोई भी बताओ, एनीवन, देख के यस समझ सर। के बताओ। हाँ बोलो, रवि शेखर, रवि सुमित। सर एक बार बड़ा सर कीजिएगा, बताते हैं। हाँ हाँ बड़ा कर दिए। यस सर। हेलो हाँ कौन कौन सा क्वांटिटी होगा बोलो। सर। मास। मास क्या हो जाएगा, बेस और स्केलर दोनों होगा, यस सर। टाइम भी होगा, और नेक्स्ट टाइम होगा, स्पीड होगा, बेस एंड स्पीड, स्केल। नो सर, स्पीड, सॉरी, स्पीड स्पीड स्पीड। डिराइव्ड हो जाएगा ना। यस सर, डिराइव्ड, डिराइव्ड हाँ एंड स्पीड स्पीड। डिराइवनेस। हाँ, यस वेरी गुड। चलो हम, यस। अच्छा बंद कर दो, हम बता दे रहे हैं, नॉइज आ जा फिर रहा है, ठीक है। डिस्टेंस। डिस्टेंस, वेरी गुड, डिस्टेंस हो सकता है बट डिस्टेंस यहाँ दिया नहीं है, ठीक है। चलिए बंद कर दीजिए माइक, हम बता दे रहे हैं, ठीक, ध्यान से देखो, सबको समझ में आ गया होगा। तो बेस स्केलर में हम लोग मास टाइम बोल रहे हैं, बेस भी स्केलर भी है। बेस वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। डिराइव्ड स्केलर में हम लोग स्पीड बोल रहे हैं, प्रेशर बोल रहे हैं, वर्क बोल रहे हैं, वर्क स्केलर होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर का। और डिराइव्ड में वेक्टर में फोर्स है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन है। मान लो डिस्टेंस रहता तो डिस्टेंस भी बेस और स्केलर आता। तो इस तरह हम लोग क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। ये सब फटाफट हम बताएंगे क्योंकि ये सब दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। इसको ये नहीं कि नोट डाउन करना है कॉपी में, तुम नोट्स है तुम्हारे पास, तुम बस देख लेना एक बार तो हो जाएगा। जहां से कैलकुलेशन है वहां से एग्जैक्टली बताएंगे डायमेंशन से, ठीक है। फिर क्या है कि हम लोग यूनिट को चूज कैसे करते हैं। तो हम लोग फंडामेंटल यूनिट ले सकते हैं, डिराइव ले सकते हैं, पहले भी डिस्कस किए। फंडामेंटल एसआई सिस्टम पे लेते हैं और डिराइव को भी एसआई में लेते हैं। जैसे एसआई सिस्टम में फंडामेंटल मास का हो जाएगा केजी, टाइम का हो जाएगा सेकेंड, डिस्टेंस लेंथ हो जाएगा, लेंथ का हो जाएगा मीटर या डिस्टेंस का। फिर डिराइव में फिर जैसे कि मान लो फोर्स का न्यूटन, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, या फिर मान लो तुम्हारा कोई भी डिराइव क्वांटिटी एक्सीलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग एसआई में इस तरह यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। देखो पहले से हम लोग बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट को यूज करते आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो है वो है ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, इसको बोलते हैं एफपीएस। एफपीएस का मतलब देखो क्या होता है, फुट, पाउंड और सेकेंड। इसको बोलते हैं हम लोग एफपीएस सिस्टम, फुट, पाउंड, सेकेंड। इस पे जो तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी कि जो तीनों बेस क्वांटिटी है, कौन कौन सा, लेंथ है, मास है और टाइम है, इन सबको हम लोग फुट पे, पाउंड पे और सेकेंड के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। फुट, पाउंड और सेकेंड के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं एफपीएस सिस्टम। दिस सिस्टम इज कॉल्ड योर एफपीएस सिस्टम। समझ में आ गया ना, इसको बोलते हैं एफपीएस सिस्टम। इसी तरह होता है गॉसियन सिस्टम। अभी बहुत सारे किताब में तुम अगर फॉरेन ऑथर का पढ़ोगे, जैसे रेस्निक हॉलिडे है, रेस्निक हॉलिडे वॉकर, इन सब किताब में तुमको अभी भी जो यूनिट्स यूज किया गया ज्यादातर पाउंड, फुट, इस तरह यूज किया गया। फिर होता है सीजीएस या गॉसियन। सीजीएस में हम लोग मास को लेते हैं ग्राम पे, ठीक है, डिस्टेंस को लेते हैं सेंटीमीटर पे और टाइम को लेते हैं सेकंड पे, सबको पता है सीजीएस में। एमकेएस क्या होता है, एमकेएस थोड़ा एडवांस मतलब मेजरमेंट्स का तरीका है सिस्टम का, जो कि अभी तक हम लोग एसआई देखते हैं, तो एसआई उसी का एडवांस वर्जन है एमकेएस का। तो एमकेएस का हम लोग मास को लेते हैं मीटर पे, ठीक है, मास को, सॉरी, मास को लेते हैं हम लोग किलोग्राम पे, डिस्टेंस को लेते हैं मीटर पे और टाइम को लेते हैं सेकंड पे। तो मीटर पे किसको लेते हैं, डिस्टेंस को, केजी पे लेते हैं हम लोग मास को, और टाइम को सेकंड पे। तो इसको बोलते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो इस तरह लेंथ, मास और टाइम को लिया जाता है। इसके बाद जो सिस्टम आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं, इसके बाद जो सिस्टम आता है इसको हम लोग बोलते हैं एसआई सिस्टम। एसआई हम लोग अभी एसआई पढ़ते हैं अभी तक, ठीक है, मतलब ज्यादातर हम लोग एसआई का ही
सिस्टम यूज करते हैं, पता ही होगा तुम लोगों को कि हम लोग एसआई यूनिट यूज करते रहते हैं। ठीक है, तो देखो एसआई सिस्टम क्या कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग। तो बेसिकली एसआई सिस्टम को डिफाइन किया जाता है 7 फंडामेंटल यूनिट्स में। 7 फंडामेंटल यूनिट्स होता है एसआई सिस्टम का। हम बता रहे क्या क्या होता है, यहाँ देखो स्क्रीन पे। स्क्रीन पे देखो ध्यान से, एक सेकंड रुको, यहाँ पे हम पेस्ट कर रहे हैं। देखो स्क्रीन पे ध्यान से, रुको हम फुल स्क्रीन कर देते हैं। ये सब थियोटिकल है, इसको जल्दी जल्दी हम बता दे रहे हैं, फिर हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। देखो सिस्टम ऑफ यूनिट को हम लोग डिफरेंट क्वांटिटी पे लिए, पहले ही बात किए। जैसे कि तुम्हारा फंडामेंटल लिए हैं फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ मास टाइम, सीजीएस में सेंटीमीटर, ठीक है, एमकेएस में मीटर, फिर ब्रिटिश में फीट। उसके बाद टाइम को सेकंड 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 लेते हैं। अच्छा फोर्स को, ऐसे फोर्स का सीजीएस होता है डाइन, सबको पता होगा, 9 क्लास में पढ़े होंगे, या नहीं भी पता होगा तो ठीक है, डाइन होता है। एमकेएस या एसआई में न्यूटन होता है, और एफपीएस में होता है पॉन्डल होता है। ठीक है, उस तरह वर्क का होता है अर्ग सीजीएस में, जूल एसआई में या एमकेएस में, और फीट पॉन्डल होता है एफपीएस में। फिर पावर का अर्ग सेकेंड होता है पर सेकेंड, वाट होता है जानते हो एसआई में, और फीट पॉन्डल पर सेकेंड होता है एफपीएस पे। तो एफपीएस को जनरली उतना यूज नहीं करते हम लोग, सीजीएस को और एसआई को ही यूज करते हैं। ठीक, चलो ये सब 10 मिनट में हो जाएगा, एक बार देख लोगे तो घर में तुरंत हो जाएगा सारा कुछ, दिमाग में सब बस याद रखना है। ठीक है, फिर इंटरनेशनल एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। इस पे हम लोग क्या करते हैं, ये बेसिकली एक मॉडिफिकेशन है एमकेएस का। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड का जो यूनिट है उसी का मॉडिफिकेशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट। ठीक, इसको हम लोग एक मॉडिफिकेशन मानते हैं एमकेएस का। तो देखो एमकेएस में हम लोग लेंथ और मास और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी लिए थे, ठीक है ना, केजी, मीटर और सेकेंड के टर्म में, समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या करते हैं एसआई में हम लोग और 4 फंडामेंटल क्वांटिटी को ऐड करते हैं। ये चारों, जैसे इलेक्ट्रिक करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, ये चारों। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर जानते ही हैं एसआई यूनिट में, केल्विन का टेम्परेचर केल्विन लिखते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल लिखते हैं, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला लिखते हैं। तो दीज आर सम ऑफ योर, इसको हम लोग कुछ बेस क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी मानते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है, हाँ बोलो। इसमें इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, ये सभी जो यूनिट एक्स्ट्रा है वो सब एमकेएस और सीजीएस यूनिट्स में नहीं? नहीं, ये तो फंडामेंटल यूनिट हम लोग एसआई में ले रहे हैं ना। ठीक है, सीजीएस में भी होता है, सीजीएस में भी हम लोग इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि तुम्हारा ईएसयू होता है एक चार्ज के लिए, उस तरह। फिर तुम्हारा जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे टेम्परेचर का भी सीजीएस में ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मोल तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, उसका सीजीएस पता नहीं, एसआई में तो हम लोग लेते हैं जनरली। फिर तुम्हारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ये सब हम लोग किस पे ले रहे हैं, ये सारा हम लोग एसआई पे ले रहे हैं। ठीक है, अगर एग्जांपल के लिए मान लो कि हम लोग को सीजीएस में लेना है, तो सीजीएस में ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग डिफाइन नहीं किए अभी। फिलहाल हम लोग एसआई में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को डिफाइंड कर रहे हैं, तो इन सब का हम लोग सीजीएस में निकाल सकते हैं। लेकिन जो डिफाइंड क्या हुआ रहता है ना, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, वो एसआई बेस क्वांटिटी है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एसआई बेस क्वांटिटी, ये एसआई सिस्टम में ही लेते हैं, इसको बेस क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक, इसको हम लोग बेस क्वांटिटी बोलते हैं। अगर तुम जानना चाहोगे कि सर सीजीएस यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट का, तो देखो इलेक्ट्रिक करंट के सीजीएस का अजीब सा यूनिट है। जैसे कूलम चार्ज है ना, तो कूलम को हम लोग फ्रैंकलिन बोलते हैं सीजीएस में, फ्रैंकलिन। फिर इलेक्ट्रिक करंट को बायोट बोलते हैं। तो इस तरह का नाम याद रखने का जरूरत नहीं है, इसको बायोट बोलते हैं सीजीएस में, बायोट। ये भी साइंटिस्ट का नाम है, बायोट सेवर्ट लॉ, एक साइंटिस्ट का नाम है, बायोट भी बायोट से आया है। फिर तुम्हारा जैसे हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज, तुम कूलम जानते हो एमकेएस एसआई में, उसको उसको हम लोग सीजीएस में बोलते हैं फ्रैंकलिन। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसे हो गया, या कुछ भी हो गया, जैसे एनर्जी को अर्ग बोलते हैं, ईआरजी, एनर्जी को बोलते हैं अर्ग सीजीएस में। तो हम लोग सभी चीज का सीजीएस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये डिफाइंड किया गया एसआई के लिए, सीजीएस के लिए डिफाइंड नहीं किया गया। बात समझ में आ गया ना, बोलो। करंट को बायोट बोलते हैं सीजीएस में, ठीक है, कभी तो शायद सुने हो कि पता नहीं, लेकिन यूज नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल यूज नहीं होगा, बहुत कम होगा, मतलब होगा ही नहीं कभी सीजीएस करंट का। तो अगर तुम बोलोगे कि टेम्परेचर को सीजीएस में बोलो, तो सीजीएस में टेम्परेचर को जनरली तो हम लोग एसआई में केल्विन लिखते हैं, सीजीएस में भी हम लोग केल्विन ही यूज करते हैं अधिकतर जगह। ठीक है, तो इसलिए उसका फिर सीजीएस कन्वर्शन उतना इम्पोर्टेंट है नहीं।
ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को हम लोग इस तरह डिफाइन करते हैं, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अच्छा, इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। ये क्या कब यूज करेंगे? ये हम लोग एंगल मेजर करने के टाइम में यूज करते हैं। हम लोग एंगल यूनिट्स मेजर करने के टाइम में यूज करते हैं। जैसे मान लो कि तुमने यहाँ देखो स्क्रीन पे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है ना, 11th क्लास में भी शुरू में पढ़ा होगा, या फिर 9th 10th क्लास में उसको पूरा पढ़े हो। तो उसमें तुम जनरली क्या करते हो? प्लेन एंगल, मान लो एक सर्कल है, ठीक, और तुम क्या करते हो यहाँ पे, एक सेकंड देखो यहाँ, देखो मान लो यहां से तुमने कोई एंगल फॉर्मेशन किया, ठीक, इस तरह, यहाँ थीटा ले लियो। तो जनरली तुम इसको बोलोगे प्लेन एंगल। इसको तुम क्या बोलते हो? प्लेन एंगल बोलते हो, प्लेन एंगल। इस पे तुम थीटा को मेजर करते हो। तो थीटा को आइदर तुम डिग्री में मेजर करोगे, नहीं तो तुम रेडियन पे मेजर करते हो। रेडियन, डिग्री नहीं तो रेडियन। तुम ज्यादातर डिग्री में ही यूज किए हो क्लास 10 तक। 11th 12th में तुम अधिकतर रेडियन पे यूज करोगे। देखो अब डिग्री रेडियन में रिलेशन क्या है, हम लोग बोलते हैं कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, और पाई बाई 2 रेडियन को हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री, और 2 पाई को हम लोग बोलते हैं, रेडियन को बोलते हैं 360 डिग्री। तो यहां से हम लोग के पास जो 1 रेडियन आता है वो हो जाएगा 180 बाई पाई डिग्री। इसी तरह अगर वो 1 डिग्री का वैल्यू पूछा गया तो हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है ना? तो ये हो गया तुम्हारा प्लेन एंगल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और सारा डिग्री उग्री निकालते हैं। तो रेडियन जो हुआ यहाँ पे देख रहे हो ना, रेडियन भी एक तरह का सप्लीमेंट्री यूनिट है। इट इज अ कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट। ये रेडियन को क्या बोला जाता है? सप्लीमेंट्री यूनिट बोला जाता है, ठीक। और एक होता है स्टे रेडियन। अब ये क्या होता है इसको समझो थोड़ा। स्टे रेडियन, स्टे रेडियन यूज फॉर सॉलिड एंगल। स्टे रेडियन इज यूज फॉर सॉलिड एंगल। स्टे रेडियन एक यूनिट होता है, स्टे रेडियन। इसको तुम क्लास 12 पे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में यूज करोगे सॉलिड एंगल का, गॉस लॉ पे। गॉस लॉ जब पढ़ोगे उस समय। तो अभी तक तुम सॉलिड एंगल यूज नहीं किए हो, और 11th पे नहीं करना है कहीं पे भी यूज। ये हायर लेवल पे यूज होता है ज्यादातर, कॉलेज वॉलेज में जाके, ग्रेजुएशन पे। लेकिन 12th पे थोड़ा सा इसका यूज है, बहुत कम सॉलिड एंगल का। तो देखो सॉलिड एंगल क्या होता है। जैसे मान लो कि हम लोग एक, यहाँ पे देखो इस तरह स्फेयर ले लिए। ये स्फेयर मान लो सर्कल लग रहा है, बट मान लो 3 डायमेंशन पे है। तो अगर इस तरह हम लोग एक सॉलिड स्फेयर ले लिए ना ऐसा, रुको एक सेकेंड एक सेकेंड, इसको हम लोग ठीक से बनाते हैं। देखो मान लो कि ये कोई सॉलिड स्फेयर है, 3 डायमेंशन स्फीयर है, ठीक है। ये कोई 3 डायमेंशन स्फीयर एक, ये पूरी तरह सॉलिड है, मतलब सॉलिड है। तो अगर तुम इसको कट करोगे, ऐसे कट करोगे, रुको हम इसको किसी और कलर से करते हैं तो समझ में आ जाएगा, ठीक। इसको ऐसे अगर हम लोग कट करेंगे ना इस तरह, ऐसा, तो हमको एक कोन मिलेगा। एक कोन मिल जाएगा इस तरह का। यहाँ इसको साइड से बनाते हैं ऐसे साइड में, तो ऐसा कोई सॉलिड कोन टाइप का मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? सरफेस एरिया मिल जाएगा कुछ। इसको हम लोग डेल्टा एस या फिर कैपिटल ए लिखते हैं। तो ये जो सॉलिड एंगल को डिफाइन करोगे ना, ये डेल्टा ओमेगा से डिफाइन करोगे, या फिर ओमेगा से, सीधा सीधे ओमेगा से। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा एस बाई ए स्क्वेयर। क्योंकि देखो यहाँ पे प्लेन एंगल पे हम लोग जब थीटा को डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करते हैं? इसको बोलते हैं रेडियस, ये होता है आर्क लेंथ एल। तो थीटा क्या होता है? एल बाई आर, स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा से आता है फॉर स्मॉल एंगल। थीटा होता है एल बाई आर फॉर प्लेन एंगल। इसी तरह अगर सॉलिड एंगल का बात करेंगे, इसी तरह अगर हम लोग सॉलिड एंगल का बात करेंगे, तो सॉलिड एंगल पे हम लोग क्या यूज करेंगे? सरफेस एरिया का यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग सरफेस एरिया का यूज करेंगे। जैसे देखो डायग्राम में ध्यान से, जब भी सॉलिड एंगल बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग देखो सरफेस एरिया लिए हैं।
तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं ऐसे, ओमेगा या डेल्टा ओमेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो सीधा सीधी ए बाई आर स्क्वायर। ये आता है कैलकुलेशन से ही, ये 3 डायमेंशन में है इसलिए ऐसा आ रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे एरिया का कैंसिल, यूनिट कटना है तभी जाके एंगल का एक यूनिट मिलेगा, स्टेरेडियन। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका स्टेरेडियन है। अगर इसको बोला जाए डिफाइन कैसे करते हैं तो इस तरह कुछ डिफाइन करते हैं, ठीक। तो हम थोड़ा सा बता दी इसका कॉन्सेप्ट। इसको डिफाइन करते हैं सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ सबटेंडेड एरिया, मतलब जितना एंगल सबटेंड किया यहाँ पे, एरिया ऑन स्फेयर टू द रेडियस, ऑन स्फेयर टू द रेडियस स्क्वायर, ठीक है, टू द रेडियस स्क्वायर, ठीक। तो इसलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं डेल ओमेगा इक्वल टू डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर, ऊपर लिखे हैं देखो, तो ये हो जाएगा सॉलिड एंगल का डेफिनेशन। तो इसका यूनिट लेंगे स्टेरेडियन पे, ठीक है। तो इसको सप्लीमेंट्री यूनिट भी बोलते हैं, स्टेरेडियन, इसको एसआर लिखते हैं शॉर्ट में, यहाँ देखो लिखा हुआ है स्टेरेडियन, ठीक। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, एक बार बता दो, बोलो आवाज आ रहा है ना, समझ में आ रहा है यहाँ तक सभी को हाँ ना? सर समझ गए। ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, हाँ सर हाँ। ठीक है, वेरी गुड। यस सर। चलिए अब आगे देखते हैं थोड़ा, उसके बाद हम लोग अब डायमेंशन पे आएंगे, कैलकुलेशन शुरू होगा। तो दीदा थियोटिकल था, तो इसको नोट डाउन कर लेना फटाफट साइड में कुछ कुछ बात, और नोट्स तुमको मिल जाएगा, तो उतना लिखने का नहीं, इतना लिखा हुआ है इसमें नोट्स में, तो ये सब तो मिल ही जाएगा। तो मेन कैलकुलेशन स्टार्ट होगा डायमेंशन से। अच्छा, और बस एक बात, बस 2 मिनट में एक और बात करते हैं अभी। एक और होता है तुम्हारा क्या बोलते हैं, एक सप्लीमेंट्री हो गया, ठीक है, यूनिट, और एक होता है ना हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर यूनिट। इम्प्रॉपर यूनिट देखो क्या होता है, ध्यान से जैसे बताएंगे। अगर इम्प्रॉपर यूनिट, तो इम्प्रॉपर का मतलब होता है, जैसे मान लो कि तुमको मेजर करना वेट को, तो तुम न्यूटन में जनरली मेजर करते हो या फोर्स को, लेकिन कभी कभी हम लोग केजी वेट पे भी मेजर करते हैं, केजी लिखते हैं और डब्ल्यूटी लिखते हैं। आईसीएससी में देखना, क्लास 10th में अगर कोई आईसीएससी के होंगे तो उनको पता होगा, बहुत ज्यादा हम लोग केजी वेट का यूज करते हैं, ठीक है। और सीबीएसई में तो न्यूटन ही यूज करते हैं क्लास 10 में ज्यादा। तो इस तरह का यूनिट को बोलते हैं इम्प्रॉपर यूनिट। और एक होता है प्रैक्टिकल यूनिट, जैसे कि मान लो माइल, MILE, माइल, 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर होता है। तो इस तरह का यूनिट को हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर यूनिट। या फिर हॉर्स पावर, हॉर्स पावर कभी भी यूज किया जाता है इंजन इंजन के टर्म में, है ना, गाड़ी उड़ी का जब बात करते हैं हम लोग, तो हॉर्स पावर लेके बात करते हैं। तो देखो हॉर्स पावर हो गया, फिर माइल हो गया, ये सब जो यूनिट्स है, ये सब यूनिट को बोलते हैं हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट, और प्रैक्टिकल यूनिट नहीं तो फिर एक इम्प्रॉपर यूनिट, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, देखो प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट मतलब हम लोग माइल बोलते हैं। बहुत बार घर में बात करते करते हम लोग बोलते हैं, अभी भी बहुत लोग यूज करते हैं कि मेरा ऑफिस जो है 10 माइल के रास्ते, 10 माइल है यहाँ से, या फिर बोलते हैं कि स्कूल जो है 4 माइल है। या घर में पापा ऐसा बात करते होंगे कभी कभी कि जैसे मेरे पापा बोलते हैं कि ऑफिस 10 माइल है, जनरली ऐसा टर्म यूज करते थे, बचपन में लोग सुनते थे। तो माइल का मतलब क्या है कि 1.6 किलोमीटर का बात कर रहे हो, कि एक माइल में 1.6 किलोमीटर होता है। तो ये एक प्रैक्टिकल यूनिट है, मतलब प्रैक्टिकल वे में इसको ज्यादा बात किया जाता है। फिर लाइट ईयर हो गया, जो तुम बचपन में पढ़ते हो, लाइट ईयर। फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्लास 9 में तुमने पढ़ा होगा, हॉर्स पावर। दिस ऑल आर कॉल्ड योर प्रैक्टिकल यूनिट्स। ऑन सम ऑफ द यूनिट्स आर इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर का मतलब होता है जैसे हम लोग वेट के लिए न्यूटन लिखते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे केजी वेट का यूज कर रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ यूनिट्स आर कॉल्ड योर इम्प्रॉपर यूनिट्स। चलो, तो यहां तक बात किया हम लोग यूनिट का, ठीक है, तो बेसिक बात सब था। अब हम लोग शुरू करते हैं, हम लोग का जो मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट है, डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशन, ठीक। चलो अब देखो डायमेंशन क्या होता है ध्यान से। डायमेंशन, डायमेंशन, अब देखो डायमेंशन क्यों पढ़ते हैं। तुम फिजिक्स में कोई भी इक्वेशन अगर लिखते हो, मान लो तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, तुमने लिखा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन,
ये तुम क्लास 9 में पढ़े हो, 11 में भी पढ़ोगे। या फिर तुम लिखते हो मान लो सीधा सा s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहे हो। तो तुम कैसे बताओगे गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट? ये तुम जानते हो, पढ़ लिए, तुम बोलोगे हाँ ठीक है ऐसा ऐसा होता है। बट हम कोई भी रैंडम इक्वेशन लिख दिए, जैसे ये भी हम लोग जानते हैं कि टाइम पीरियड जो होता है पेंडुलम का, अगर नहीं जानते तो ये भी पढ़ेंगे क्लास 11 में हम लोग, एक एसेशन चैप्टर उसमें, 2π√L/g, ये भी मान लो कोई इक्वेशन है। तो ऐसा कोई भी अगर रैंडम इक्वेशन लिख रहे हैं तो फिजिक्स में वही वैलिड इक्वेशन होगा जिसका LHS और RHS का डायमेंशन सेम होगा, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, यानी कि यदि आप कोई भी इक्वेशन लिख दे रहे हैं तो आपका LHS और RHS का जो इक्वेशन है ये इक्वल है, तभी इक्वल टू लिखे हैं, तो इन दोनों में डायमेंशन सेम होना चाहिए। मतलब इधर अगर टाइम है तो टाइम की यूनिट सेकेंड है, या फिर टाइम का डायमेंशन है तो ये पूरा टर्म भी आपको टाइम का ही डायमेंशन देगा, या फिर इधर अगर फोर्स है तो ये पूरा टर्म भी आपको फोर्स का ही डायमेंशन देगा। तो इस वजह से हम लोग डायमेंशन एनालिसिस देखते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि हम लोग किसी भी इक्वेशन को चेक करना है कि इट इज डायमेंशन करेक्ट और नॉट, तो हम लोग उस डायमेंशन का यूज करते हैं। इसके अलावा डायमेंशन का बहुत एप्लीकेशन है, हम लोग बहुत कुछ उससे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे किसी नया इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं, किसी एक यूनिट से दूसरी यूनिट पे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर उस दिया हुआ इक्वेशन के एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो डायमेंशन क्या होता है ध्यान से। जैसे मान लो कि तुमको हम बोले यहाँ पे कि मास का फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, केजी होता है। तो मास को भी हम लोग, और सीजीएस ग्राम होता है, तो मास को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट पे ऐसे कैपिटल M लिख देंगे। फिर टाइम के लिए ऐसे लिख देंगे, ठीक है, और डिस्टेंस के लिए या लेंथ के लिए कैपिटल L लिख देंगे। ठीक, या फिर मान लो फंडामेंटल और क्या होगा, करंट हो जाएगा, करंट, करंट टेम्परेचर, करंट को ऐसे लिख दे रहे हैं एम्पियर। फिर टेम्परेचर है, उसको हम लोग केल्विन ऐसे, नहीं तो फिर थीटा के टर्म में भी लिखते हैं, और कभी कभी ऐसे भी दिखाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में थीटा। तो इस तरह फंडामेंटल टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डायमेंशन के फॉर्म में। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल ठीक है, मान लीजिए पहला एग्जांपल है, तो यहाँ पे तुमको मान लो चाहिए कि राइट डाउन डायमेंशन ऑफ स्पीड। मान लो हमको स्पीड का डायमेंशन चाहिए, स्पीड का हमको डायमेंशन निकालना है। ठीक, तो तुम देखो स्पीड को क्या लिखते हो, स्पीड को लिखते हो डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे तुम सीधा सीधी क्या करोगे, डिस्टेंस का डायमेंशन L लिख दोगे और टाइम का T लिख दोगे। तो स्पीड का डायमेंशन कितना आएगा, LT-1। तो स्पीड का जो डायमेंशन है वो कितना आ जाएगा, LT-1। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मास यहाँ कुछ नहीं तो मास का पावर 0, LT-1। तो इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको बोलते हैं हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला। इस क्वांटिटी को हम लोग डायमेंशनली रिप्रेजेंट किए। ठीक, मान लो कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमको फोर्स का चाहिए, तो अब तो सब निकाल लोगे तुम लोग अगर फॉर्मूला पता होगा। तो फोर्स का यूनिट क्या लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं। तो न्यूटन का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो केजी मतलब मास, तो m, मीटर मतलब लेंथ तो l, और टाइम का t, तो फोर्स का डायमेंशन होगा mLT-2। इस तरह डायमेंशन निकालते हैं। ठीक है, इस तरह हम लोग डायमेंशन निकालते हैं। इसका एप्लीकेशन का बात करेंगे, और जिससे हमेशा जेई में सवाल रहता है, एक नया रिलेशन डिराइव करने के लिए सवाल आता है 4 नंबर का, जो कि थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर हम लोग सीख जाएंगे तो तुरंत बन जाता है वो सब। ठीक है, 4 मार्क्स में एक आता है, हम बताएंगे कैसा क्वेश्चन आता है, और हर साल आता है, पिछले साल भी आया, इस साल भी आया है। इस साल कौन सा क्वेश्चन आया बताएंगे, पिछले साल कैसा आया था, तो देख लेना एक बार, पहले पढ़ो इसको ध्यान से। चलो अब मान लो तुमको हम निकालने देते, चलो बताना माइक ऑन करके एक एक करके। ठीक है, तुमको हम कुछ क्वांटिटी का देते हैं, चलो प्रेशर का निकालो, फिर तुम निकालो मोमेंटम का, फिर तुम निकालो इम्पल्स का, इम्पल्स मतलब फोर्स इनटू टाइम। ठीक, जो जो क्वांटिटी तुम 9 में सुने वही सब का दे रहे हैं, 11th वाला टर्म नहीं दे रहे हैं, जिसका फॉर्मूला तुमको नहीं पता होगा।
तो और मान लो कि कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं, तो इन सब का फाइंड आउट करो। रुको और कुछ एग्जांपल दे देते हैं, बताना ऑन करके हाँ क्या आ रहा है। चलो जैसे कि प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी का भी निकाल लो। सर हाँ बोलो। सर प्रेशर का M1 L-1 T-2। प्रेशर का M1 L-1 T-2, वेरी गुड। यस सर। M1 के खाली M भी बोल सकते हैं, M1 बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक, यस सर। ओके और आगे बताओ। ये सब निकाल रहे हैं। फटाफट निकालो MLT एकदम। -1 किसका? मोमेंटम का, मोमेंटम का कितना? MLT -1 MLT-1, वेरी गुड। इम्पल्स का बताओ, फटाफट बताओ, 1 मिनट में, 1 मिनट में 5 बता इम्पल्स देना का है। भी हम्म? इम्पल्स का भी MLT -1। हाँ वेरी गुड, मोमेंटम इम्पल्स सेम होता है, दोनों का सेम आएगा। काइनेटिक एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी का सर ML2T -2। -2। अच्छा यस एंगल का? एंगल का होता ही नहीं है हाँ डायमेंशन। वेरी गुड, एंगल का डायमेंशन नहीं होता क्योंकि रेशियो होता है एल और आर का, बस उसका सप्लीमेंट्री एक यूनिट होता है, ठीक है, डायमेंशन लेस होता है एंगल। अच्छा चलो ये सब तो बता दिया तुम लोगों ने, तो सबका सबका बन ही गया होगा। प्रेशर फोर्स बाय एरिया, फोर्स का लेना MLT-1, सॉरी MLT-2, एरिया का देना L2, तो L2 कट ऊपर जाके क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर का मिल जाएगा हम लोग को M L-1 T-2, तो प्रेशर का कितना हो जाएगा, सबको पता है प्रेशर का हो जाएगा, ठीक, प्रेशर का क्या हो जाएगा, M L -1 T-2, ठीक। मोमेंटम का इस तरह हो जाएगा, सबको पता चल गया, तो लिखना क्या है इसमें और, ठीक है चलो लिख दे रहे हैं बस इक्वेशन, मतलब फाइनल लिख दे रहे हैं। मोमेंटम का सब लोग निकाला है, M L T माइनस कितना आएगा, T-2 आ जाएगा ना, नहीं T-1 आ जाएगा मोमेंटम, ठीक है ना, मोमेंटम का यस ML T-1 ही होगा, और फिर उसके बाद इम्पल्स का भी यही हो जाएगा। मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी, तो मास का M और वेलोसिटी का LT-1, इम्पल्स का भी यही आ जाएगा। फिर काइनेटिक एनर्जी का जूल होता है, जूल मतलब फोर्स इंटू वर्क डन, जूल आता है वर्क डन से, या फिर जूल का तुम याद रखो वही एनर्जी का होगा। फोर्स का MLT-2 और वर्क डन इंटू एल कर दोगे तो तुमको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा कितना, M L2T-2, ये हो जाएगा एनर्जी का, और एंगल डायमेंशन नहीं होगा, नो डायमेंशन। चलो अब तुमको कुछ क्वांटिटी का देते हैं, ये सब फाइंड करो फटाफट, बताओ मुझे, ठीक। चलो अब इस बार फिर टाइम दे रहे हैं 1 मिनट, 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 1 मिनट में बताना है, ठीक है, छोटा छोटा चीज है सब। चलो अब तुम डायमेंशन निकालो, सवाल है, देखो एक बार यही मैंने पूछा था कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालिए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। क्या तुम इसके बारे में सुने हो, एप्सिलॉन नॉट के बारे में सुने हो क्या? नो सर। अच्छा देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक, फ्री स्पेस। देखो हम बता दे, इसका हम बता दे रहे हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कूलम्स लॉ, एक तुम पढ़ोगे 12th क्लास में, 10th सर में थोड़ा निकल बहुत गया। पता होगा तुमको। कूलम्स लॉ क्या होता है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज, जिसको हम लोग लिखते हैं K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। जिस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स को लिखते हैं G M1 M2 R स्क्वायर, इस तरह कूलम फोर्स को लिखेंगे K Q1 Q2 R स्क्वायर। तो इसी K को हम लोग लिखते हैं 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट एक को बोलते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, क्योंकि ये मीडियम डिपेंडेंट होता है, तो फ्री स्पेस और वैक्यूम पे, तो इसको ऐसे लिखते हैं। इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ोगे क्लास 12th में, इस फोर्स के बारे में। सर निकल गया। निकल गया, कितना है बताओ? यस। M-1 हम्म L-3 हम्म T⁴ हम्म और A⁴ ठीक है, वेरी गुड। चलो हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का निकाल लो, और क्या करना है, 4 पाई कांस्टेंट है, फोर्स का पता है, चार्ज का नहीं पता तो डायमेंशन निकाल दो, 80 होता है, क्योंकि चार्ज करंट को लिखते हैं हम लोग Q/T, तो Q को यहाँ पे लिखेंगे IT दोनों फंडामेंटल है, तो I मतलब A हो गया, इसका फंडामेंटल यूनिट एम्पियर, इसका टाइम, तो 80 लिख देंगे इसका डायमेंशन चार्ज के लिए, तो बस वैल्यू पुट कर दो, 4 पाई कांस्टेंट है, तो 80 इंटू 80, और फोर्स का MLT-2 और डिस्टेंस का L2, तो यहाँ से बस सॉल्व कर दो, M-1, ठीक है, L-3 T4 और A2, दिस इज आवर आंसर, ठीक है ना, बोलो, यही है ना यस। तुम्हारा? यस सर। ठीक है चलो,
अब कैपिटल जी का निकालो तो डायमेंशन, जानते हो ना कैपिटल जी, यस सर। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो ग्रेविटेशन में होता है, डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी, ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका निकालो। चलो 1 मिनट टाइम है, जल्दी से निकालो। ये एक्सेशन टू ग्रेविटी नहीं है, ये कैपिटल जी है, ठीक है। सर m m आ गया। minus 1 L3 T minus 2। ठीक है, देखते हैं निकाल के। तो देखिए सबका बन गया होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स को लिखते हैं एफ जी m1 m2 r², ठीक है। हाँ, देखो यहाँ पे तो एक सेकंड को तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, G इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2। तो F मतलब कितना डायमेंशन, mlt माइनस 2, R मतलब L2, M मतलब M और M मतलब M, तो M2 लिख दो डायरेक्ट M स्क्वायर, बस सॉल्व कर लो आ जाएगा, ठीक। तो कितना आ गया, यही आ गया तुम्हारा M -3 है ना, L कितना, L आ जाएगा तुम्हारा L2 ना, सर m-1 m होगा। minus 1 अच्छा M तो 2 है यहाँ पे, हाँ M-1 हो जाएगा, सॉरी M यहाँ 2 है, तो इसको M-1 कर दो और L2 हो जाएगा, है ना, ये L2 है, L3 हो जाएगा मतलब, L3 सर। L3 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, L2 और एक L3, ठीक। और T माइनस कितना 2, 2। ये आएगा ना, यस सर। दिस इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बस को सॉल्व करना है। तो ऐसे हम लोग किसी कांस्टेंट का डायमेंशन भी फाइंड आउट कर ले रहे हैं। अच्छा एक और दे रहे हैं, इसको बनाओ फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो इस प्लैंक कांस्टेंट के बारे में सुने हो क्या, बोलो, यस, कौन क्लास में है, 11th क्लास, ये कौन चैप्टर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर, वेरी गुड। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में प्लैंक कांस्टेंट के बारे में होगा, इसका डायमेंशन निकालो तो क्या होगा। अगर नहीं सुने तो हम बता दे रहे हैं, घबराओ मत। फॉर्मूला बता दीजिए ना। हाँ फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं, देखो एनर्जी और प्लैंक कांस्टेंट का एक रिलेशन है, E इक्वल टू लिखते एच न्यू, एनर्जी इक्वल टू लिखते एच और न्यू, जहां पे ये है एनर्जी, मान लो ये पढ़ोगे क्लास 12th में 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर में, और इसको बोलते फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो यहां से निकालिए प्लैंक कांस्टेंट का क्या होगा, चलो बनाओ फटाफट। सर ml²t-1, हाँ ठीक है, क्या बोला, क्या बोले, m-1 हाँ ठीक है सॉल्व कर लो, ml²t। हाँ ठीक सॉल्व कर लो। जैसे एनर्जी का तुम लिख दोगे M L2 T-2, और टाइम और फ्रीक्वेंसी का टाइम इनवर्स होता है हर्ज, यानी कि टाइम इनवर्स, तो बस सॉल्व कर लो, टाइम ऊपर जाके प्लस टी हो जाएगा, तो M L2 यही ना आया, बोलो यस सर। T यस माइनस सर। 1, यस सर। ठीक। चलिए अब देखते हैं एप्लीकेशन क्या है डायमेंशन का, डायमेंशन तो सीख गए। इस तरह तुम घर में बहुत सारा क्वांटिटी होगा, सरफेस टेंशन तुमको किसी वो अपना बुकलेट में भी मिल जाएगा, जो कोचिंग का बुकलेट है, या तो किसी किताब में भी मिल जाएगा, सरफेस टेंशन, ठीक है। फिर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिस जिसका फॉर्मूला तुमको पता है सबका तुम डायमेंशन निकाल सकते हो, वो सब थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, गैस कांस्टेंट का, जैसे अच्छा गैस कांस्टेंट का बता देते हैं, इस तरह टेम्परेचर का, स्पेसिफिक हीट का, सबका निकालना है। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर लेंथ, तो जो भी फॉर्मूला तुमको पता है तुम डायमेंशन निकाल सकते हो, यदि तुमको यूनिट पता है या फॉर्मूला पता है तो। बट जैसे तुम चैप्टर 11 में पढ़ोगे उस तरह तुम डायमेंशन भी हर फॉर्मूला का खुद से निकाल पाओगे, तो कोई घबराने का बात नहीं है। बट अभी फर्स्ट चैप्टर में है तो सब फॉर्मूला पता नहीं होगा, बट आप फॉर्मूला यूनिट देख के हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, तो फॉर्मूला सबका देख लेना और 50-60 को डायमेंशन निकाल लेना, तो बहुत डायमेंशन निकाल सकते हो, किताब में जितना है सब देख लेना। जैसे कि एक इंपॉर्टेंट एक बताए थे गैस कांस्टेंट का, गैस कांस्टेंट कहीं सुने हो इसके बारे में, कैपिटल आर सुने हो कि नहीं, बोलो, हाँ नहीं सुने हो। एक आइडियल गैस का इक्वेशन होता है P इक्वल टू nRT, कहीं सुने हो, nRT। यस सर। यस सर। इसमें आर वही गैस कांस्टेंट है, ठीक। तो देखो इसको हम लोग सिंपल इसी वे में लिखते हैं, देखो पीवी मतलब प्रेशर, तो यहाँ से तुम आर लिख लो, यहाँ पे आर तुम लिख लो, देखो सब फंडामेंटल में है, और जैसे मोल हो गया, प्रेशर तो डिराइव्ड हो गया, तो आर लिख लो, यहाँ पे क्या होगा पीवी बाई एनटी। चलो इतना बता दिया, अब डायमेंशन निकालो तो, चलो तुम ही निकालो खुद से, निकाल लोगे, यस सर। निकल ठीक है गया। निकालो तो जल्दी निकालो। निकल गया सर।
कितना कितना बोलो बोलो फटाफट। M1 हम्म L2 और T-2 ठीक। और K1 मतलब के K6। माइनस वन, के माइनस वन ना। यस सर, K-1 और 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 हो गया सर बस। नहीं, गलत हो गया ना, एन नंबर ऑफ मोल होता है। ओ सर, तो अमाउंट हाँ, मोल हो जाएगा, ठीक, मोल और होता है n। नीचे मोल हो जाएगा। यहाँ पे मोल हो जाए, ये नंबर ऑफ मोल के मोल लिख दो, नंबर से कंफ्यूज कर सकते हो, ये मोल है, ठीक है। यस सर। तो बस इसको नंबर मत समझिए, मोल्स बता रहे हैं यहाँ पे, 1 मोल 2 मोल, तो ये मोल है। मोल भी एक तरह का नंबर ही होता है, बड़ा सा नंबर, ठीक है। आप तो नो मोल के बारे में शायद पढ़े हो केमिस्ट्री में, तो देखो यहाँ पे लिख दो। वेरी गुड, सही किए हैं। तो प्रेशर का क्या होगा, एम एल टी, एम एल माइनस वन, टी माइनस टू प्रेशर होता है, वॉल्यूम का हो जाएगा L3, नंबर ऑफ मोल तो मोल ही रहेगा, और टेम्परेचर का थीटा या फिर जो भी मान है, के जो मान है लिख सकते हो। तो बस सॉल्व कर दो। तो यदि तुम यूनिट जानोगे तो डायमेंशन तुमको 1 मिनट मतलब उससे भी कम, 1 सेकंड में तुम बता दोगे देख के कि हाँ ये डायमेंशन हो जाएगा। ऐसा कोई भारी भरकम सा चीज नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन बढ़िया आता है इसका। मेन एरर का क्वेश्चन आएगा आईआईटी में, आएगा एरर का कैलकुलेट करने का, जिसमें कैलकुलेशन है, जिसमें कॉन्सेप्ट है, उस सब क्वेश्चन आता है। थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं उतना आएगा, और आएगा भी तो थोड़ा बहुत मतलब आएगा, तो जेई मेंस में आता है, इसको तुम आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छा, और एक बता देते थर्मल कंडक्टिविटी का। अच्छा तुम देख लेना, हाँ, और कितना ये सब बताएं, फॉर्मूला पढ़ोगे तो देखिए, बना ही लो खुद से, आगे कुछ इंपॉर्टेंट बता देते हैं। एक थर्मल कंडक्टिविटी का भी कर लेना, और बहुत सारा कर लेना, ठीक है। सरफेस टेंशन फॉर्मूला देख देख के सारा कर लेना घर में, ठीक। चलो अब इसका एप्लीकेशन का बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक। तो चलिए एनालिसिस इक्वेशन जैसे भी मैंने लिखो। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन नंबर 1 पे, पहला एप्लीकेशन है टू चेंज फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू द अदर, टू चेंज फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर। एक सिस्टम यूनिट को दूसरे सिस्टम में चेंज करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं डायमेंशनल का एनालिसिस का, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान देख सवाल यहाँ पे देते हैं, देखो ध्यान से। तो देखो यहाँ पे क्या दिया, यूजिंग डायमेंशन फाइंड द वैल्यू ऑफ G इन MKS सिस्टम। ऐसे सबको पता है जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9 में अगर पढ़े होंगे, ठीक है। तो हम लोगों को पता है, तो उसको बस देखना है कि क्या आ रहा है कि नहीं। और क्या दिया गया था, वैल्यू, देखो एक सिखा देते, बाकी तुम तुरंत बना लोगे सारा। द वैल्यू इन CGS सिस्टम, क्या रवि लिख रहे हो ना? यस सर। ठीक है, देखो तो क्या दिया गया, यूजिंग डायमेंशन फाइंड द वैल्यू ऑफ जी इन MKS सिस्टम, द वैल्यू ऑफ CGS सिस्टम इज 980। तो इसको तुम कैसे देखो यहाँ पे सॉल्व करोगे, तुमको पहले ही बताया कि CGS सिस्टम लो, चाहे तुम MKS सिस्टम लो, चाहे तुम FPS सिस्टम लो, सब में तुम्हारा डायमेंशन सेम ही रहेगा। सब में यूनिट डायमेंशन मतलब यूनिट अलग अलग रह सकता है, डायमेंशन सेम रहेगा, डायमेंशन, ठीक है।
तो हम लोग एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो यहाँ पे क्या करोगे, मान लो n1 किसी को तुम मान लो जो दिया हुआ है, n1 980 दिया हुआ है, इसमें लेंथ किस टर्म में दिया गया, सेंटीमीटर में दिया गया सीजीएस में, क्योंकि इसका यूनिट क्या होगा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा जी का यूनिट सीजीएस पे, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो लेंथ का किस में लिया ये लोग, लेंथ दिया ये लोग सेंटीमीटर में, और टाइम तो सेकंड में ही लिया है। n2 अपने को निकालना है, वैल्यू क्या आ रहा है, और L2 का वैल्यू हम लोग मीटर में लेंगे, और टाइम का वैल्यू हम लोग सेकंड में ही लेंगे T2 का। तो यहाँ पे n1 मतलब तुम ऐसे करोगे कि n1, ठीक है, m1 t1 इक्वल टू n2 m2 t2, होमोजीनियस लगाओगे तो यहाँ से n2 का वैल्यू तुमको मिलेगा। ऐसे हमेशा n2 को लिखोगे, यहाँ पे n1 लिख दोगे जो निकालना होगा उसको, और डायमेंशन लिख दो किसका, मास का, m1 बाई m2, ब्रैकेट दो यहाँ पे, फिर लिख दो L1 बाई L2, ब्रैकेट दो, फिर लिख दो T1 बाई T2, क्योंकि MLT तीनों का दोनों का सेम है, उसको इधर भेजोगे तो वही मिलेगा, M2 L2 T2 N2 इक्वल टू N1 M1 L1 T1। और पावर देना पड़ेगा, क्योंकि मास का कोई पावर आएगा, ऐसे मान लो कोफिशिएंट्स आएगा A B, इसका मतलब क्या है, देखो कोफिशिएंट का मतलब क्या है, जैसे G को हम लोग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं, तो इसका डायमेंशन हो गया LT-2, LT-2 जी का यूनिट है, डायमेंशन है। तो देखो यहाँ पे L का पावर कितना आ गया था, मतलब लेंथ का डायमेंशन 1 है यहाँ पे ऊपर पावर में, और टाइम का -2 है, मास का कुछ नहीं है। तो एबीसी में कैसे पुट करोगे, देखो वैल्यू, क्या सब लोग समझ रहे हो ना, बोलो सब लोग समझ रहे हैं ना। यस सर। हाँ ठीक है, तो ए को पुट कर दो 0, ए का कोई वैल्यू नहीं है, मास का पावर कुछ नहीं है, एल का 1 है, तो एल को तुम यहाँ पे 1 पुट कर दो, और टाइम का कितना -2 है, तो टाइम का -2 पुट कर दो। ठीक, अब देखो यहाँ पे तुमको n1 980 दिया हुआ है, ठीक, और m1 कितना दिया हुआ है, m1 तुमको निकालना है, सॉरी m1 तो कुछ नहीं है, मास तो है ही नहीं, इस पे एलटी का टर्म है, तो 0 मतलब समथिंग का पावर इक्वल टू 1, तो ये तो गया। L1 तुमको यहाँ पे, L1 जो है वो मीटर में लेना है, और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो इसको 100 कर दो मीटर कैंसिल आउट करने के लिए, और पावर कितना है 1, और टाइम का देख लो, टाइम तीनों सेकंड में है दोनों, तो 1 1 ही आएगा, तो सॉल्व कर दो, तो कितना आ गया देखो 980 बाई 100, यानी कि 9.8, यही तो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, क्लियर है, बोलो बोलो सब लोग, यस सर। यस सर। सबको समझ में आया। ठीक है, चलो अगला सवाल देते हैं। ये खुद से बनाओगे तो पूछेंगे अभी, चलो इसको खुद से बनाओ। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, फाइंड बाय डायमेंशनल मेथड बाय फाइंड द डायमेंशनल मेथड, फाइंड बाय द डायमेंशनल मतलब वैल्यू ऑफ वाई, वाई मतलब यंग्स मॉडुलस, क्या होता है बताते हैं, ये 11 में पढ़ोगे ये भी, तो इस चैप्टर में बस फॉर्मूला का नाम आएगा, तो घबराना मत, वाई मतलब यंग्स मॉडुलस, ठीक है, ये सब के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है पूरे फिजिक्स में। फाइंड द डायमेंशनल मेथड, फाइंड द dimension, find by dimensional method the y, the value of y, the value of y मतलब यंग्स मॉडुलस, ठीक है, जहां पे एसआई यूनिट में दिया गया इसका वैल्यू, इन एसआई दिया गया, इन एसआई, सॉरी इन सीजीएस दिया गया है, इन सीजीएस क्या दिया गया, रुको ठीक से लिख देते हैं, ठीक, फाइंड बाय डायमेंशनल मेथड द वैल्यू ऑफ y इन एसआई यूनिट, इन एसआई, इन एसआई, एसआई पे निकालना है, और गिवन क्या है सीजीएस पे,
20 10⁻11 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सीजीएस पे दिया हुआ है। अच्छा, इसका डायमेंशन पता है कितना होगा यंग्स मॉडल इसका? वही होगा जो प्रेशर का होता है, ठीक है, स्ट्रेस के इक्वल आता है ये। तो एम एल -1 और T-2 इसका डायमेंशन होता है। चलो ये बता दिए। चलो इसका आंसर बताओ तो, क्या बनेगा बोलो? इसी मेथड से बनेगा ना? बोलो, आवाज आया ना? बोलो रवि, बनेगा ना इस मेथड से? यस सर, बना रहे हैं, एक मिनट। ठीक है, बनाओ बनाओ, इसी मेथड से बनाओ। यहाँ पे ऐसे हम लोग 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को एसआई में चेंज किए, तो यहाँ पे भी y किसमें, सीजीएस में है, तो इसे एसआई में चेंज करना है। सीजीएस पे कितना है, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम लोग एसआई में चेंज करना है। सर 2 × 10⁻11 वेरी गुड, 2 × 10⁻11 इज द राइट आंसर। 10 हाँ, 10 होगा। 20 × 10⁻10 होगा, 20 ओ होगा, ठीक अच्छा, है, 20 है ना, अच्छा ठीक है, 2 ठीक है ना? × 10⁻10। हाँ वेरी गुड, तो बस निकाल लो, सब लोग देख लो जिनका नहीं बना। तो कैसे करोगे, देखो फिर से उसी फॉर्मूला में n2 निकालना है तुमको, n1 यहाँ पे m1/m2, पावर 1 है मास का, लेंथ का क्या करोगे, L1/L2, पावर -1 है, और टाइम का लिखोगे T1/T2, पावर -2 है। तो इस n1 का वैल्यू कितना है, 20 × 10⁻11, और मास m1 किस में दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है, और m2 क्या है, केजी में निकालना है। तो m2 सब केजी में निकालना है, तो ग्राम/केजी, फिर उसको कन्वर्ट कर लेंगे कैंसिल आउट करने के लिए। ये सेंटीमीटर में है m1, m2 मीटर में चाहिए, पावर -1, और टाइम चलो सेकंड सेकंड तक छोड़ दियो तो सेकंड ही आएगा। तो बस को वैल्यू सॉल्व कर दो, और क्या। ग्राम का तुम्हारा हो जाएगा कितना, 1 ग्राम = 1000, ये तुम्हारा 1000 हो जाएगा यहाँ, ठीक है, 1000 kg, सॉरी 1 kg 1000 ग्राम। और सेंटीमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 1/100 जाएगा, ऊपर भेज देंगे तो सिर्फ 100 बचेगा, कि -1 है इसीलिए, तो कैंसिल आउट कर दो। तो यहाँ से क्या आ गया, 20 × 10⁻10 यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो प्रेशर का होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं, क्लियर है ना, इस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं, समझ में आ गया? चलो अब दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलो एप्लीकेशन 2 है, थोड़ा सा बस और 10 मिनट 5 मिनट की क्लास है, फिर छोड़ देंगे। तो एक और एप्लीकेशन देख लो। एप्लीकेशन 2 में क्या है, इस पे हम लोग चेक करते हैं कि गिवन इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। इस पे हम लोग इक्वेशंस के एक्यूरेसी को चेक करते हैं, इक्वेशंस के एक्यूरेसी या फिर करेक्टनेस को चेक करते हैं, ठीक है। इस पे हम लोग इक्वेशंस के एक्यूरेट या फिर एक्यूरेसी या फिर करेक्टनेस को चेक करते हैं। शुरू में ही बताए थे कि मान लो कोई भी रैंडम से इक्वेशन है, वो सही है या नहीं है, उस चीज को चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे डायमेंशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे टू चेक द एक्यूरेसी, टू चेक द एक्यूरेसी और करेक्टनेस, टू चेक करेक्टनेस या फिर एक्यूरेसी, करेक्ट है कि नहीं, ठीक है, ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक। जैसे एग्जांपल नंबर 1 में मानो, जल्दी से देखो यहाँ एग्जांपल नंबर 1, मान लो कोई भी रैंडम से इक्वेशन लिख दिए तुमको, ऐसा कोई इक्वेशन लिख दिए। इक्वेशन क्या है बता रहे, देखो मान लो कि t = ऐसा कोई इक्वेशन लिख दे रहे हैं रैंडम सा, और चेक करेंगे कि सही है या नहीं है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कोई भी एग्जांपल उठाते हैं छोटा रैंडम सा, सही है कि नहीं एक बार ऐसे ही चेक कर लेंगे।
ठीक है। हाँ, मान लो कि इस तरह का कोई क्वेश्चन लेते हैं, n इक्वल टू 1/12 रूट ओवर f/m, ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, जहां पे हम लोग n को फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं और l यहाँ पे क्या है, लेंथ है मान लो स्ट्रिंग का। ये कोई भी क्वेश्चन आया सपोज फिजिक्स में, कोई रैंडम इक्वेशन लिए, चेक करते कि सही इक्वेशन है या नहीं। f को फोर्स मान लेते हैं और m को सपोज लेते हैं मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक, तो बताओ ये गिवन इक्वेशन सही है कि नहीं, देखो चेक करते हैं। तो देखो एलएचएस में क्या हो जाएगा, ये अगर हम लोग एलएचएस लिखेंगे, इसको आरएचएस लिखेंगे, तो सही होने के लिए एलएचएस आरएचएस, सही हाँ है बोलो, सर, सही है। यस सही है, यस सही है। ठीक है, सही है। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस शुड भी आरएचएस होना चाहिए, तो एन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होगा, टाइम इनवर्स, ये आना चाहिए। तो यहाँ पे चेक कर लो जल्दी से। अब देखो यार इधर क्या है, आरएचएस में देखो लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन 1/l कर दो, ठीक है। फोर्स का होगा m/l(t-2) और मास पर लेंथ का हो जाएगा m(l-1), ठीक है, कट गया। तो बस इसको सॉल्व करके देख लो। तो इधर क्या बचा, 1/l और रूट के अंदर l2(t-2), तो इसी को ऐसे लिख दो 1/l l²/t², तो यहाँ से l बाहर के l कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/t, यानी कि t इनवर्स। इसका मतलब गिवन इक्वेशन इज करेक्ट, आरएचएस, यानी कि दिया हुआ इक्वेशन बिल्कुल सही है। तो इस तरह हम लोग एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं कोई भी इक्वेशंस का। और देखो ये ना एक काम भी करेगा, कभी कभी किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग मान लो डाउट में है कि ऐसा 4 यूनिट्स है जिसका डायमेंशन को पता नहीं चल रहा है गिवन आंसर के मैच कर रहे हैं या नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हो, गिवन जो पूछा गया उस यूनिट का डायमेंशन चेक कर सकते हैं कि हाँ जो ऑप्शन है क्या उसका डायमेंशन उस पूछा गया यूनिट के डायमेंशन मैच कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे हाँ कर रहा है, तो लगभग ये सही ऑप्शन है। तो इस तरह कभी कभी काम करता है डायमेंशन भी, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन जैसे एस इक्वल टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या फिर टी इक्वल 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी का हम लोग चेक कर सकते हैं डायमेंशन सही है या नहीं है। ठीक, एक्सक्यूज मी सर, हाँ, अगर 1/2 की जगह 1/4 होगा तो कहाँ पे, जो इक्वेशन ऊपर लिखे हैं। उससे कोई मतलब नहीं है, ये कांस्टेंट है ना। हाँ तो मतलब ये अगर इसे चेक करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस से तो भी तो इक्वेशन को सही बताएगा, लेकिन अगर 2 की जगह 4 कर देंगे तो गलत हो जाएगा। देखो इसका डायमेंशन बता रहे, यूनिट नहीं बता रहे हैं, ये डायमेंशन है। तुम्हारा मान लो कि टाइम 2 सेकंड आया या फिर 4 सेकंड आया या 5 सेकंड या 10 सेकंड, तो 10 4 5 वो सब बदल रहा है, मैग्नीट्यूड बदल रहा है उसका, उससे कोई मतलब नहीं नहीं हमको। हम सर, लोग वो नहीं यूनिट, करना चाह रहे। हाँ कहना ये चाह रहे हैं कि 1/2 जहाँ लिखा हुआ है, अगर उसकी जगह 1/4 लिखा होता हाँ और उसके बाद चेक करते हैं तो भी तो सही आता, तो फिर ये हाँ हाँ, कैसे बिल्कुल 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 सही आता, होगा? बिल्कुल सही आता। ये कांस्टेंट टर्म है, इससे मतलब नहीं यूनिट को, डायमेंशन को, ठीक है। इट इज अ कांस्टेंट टर्म, इसके 1/2 1000 कुछ भी रहेगा, डायमेंशन वही आता, ठीक। ओके। हाँ, तो इट इज डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायमेंशन बिकॉज इज अ कांस्टेंट। डायमेंशन मतलब तुम्हारा मान लो फोर्स कभी 100 आएगा, कभी 1000 आएगा, कभी 5 लाख आएगा, पर न्यूटन ही आएगा, mL/2 ही आएगा, या फिर डाइन ही आएगा। इस वजह से डायमेंशन सेम है, इस तरह तुम चेक कर सकते हो। अच्छा तीसरा एप्लीकेशन देख लो जल्दी से, आज क्लास खत्म होने से पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी एप्लीकेशन से जेईई मेन में सवाल पूछा जाता है हर साल, 2016 17 18 19 हर साल आता है कि क्वेश्चन। तुमको हम दिखा देंगे कौन कौन से क्वेश्चन है, तुम देख सकते हो घर में भी। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन रहता है। इस एप्लीकेशन का नाम है टू रिसर्च, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इसको रिसर्च टूल टू डिराइव न्यू रिलेशन, मतलब इसको यूज कर एज अ रिसर्च टूल या मैथमेटिकल टूल टू डिराइव न्यू रिलेशन, नया रिलेशन डिराइव करने के लिए भी इसका यूज कर रहे हैं। अब देखो कैसे कर रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल एक लेते हैं, चलो जल्दी से इसका एग्जांपल देखते हैं। एक बता देंगे सब तुम सीख जाओगे, घर में जाके फटाफट किताब से बना सकते हो, ठीक है, या बुकलेट है तो हम लोग का मिला है तो उससे बना लो। तो रिसर्च टूल टू डिराइव न्यू रिलेशन, ठीक। तो देखो यहाँ पे एक स्क्रीन पे क्वेश्चन यहाँ पे ला रहे हैं, एक सेकंड रुको।
स्क्रीन पे क्वेश्चन ला रहे हैं, ठीक। मान लो, हाँ छोटा सा एग्जांपल बता रहे, फिर नेक्स्ट क्लास में और बता देंगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखो जैसे ये मान लो क्वेश्चन है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, देखो, इफ वेलोसिटी फोर्स एंड टाइम आर चूजन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी एक्सप्रेस, या फिर ये वाला, रुको इसको बाद में बताते हैं, ये तो बहुत थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल हो गया। एक इस रिसर्च वाला बता दें, मतलब नया डिराइव कैसे करेंगे वो वाला बता दे रहे हैं। इसको ही बना सकते हैं, बहुत सिंपल था। एक नया डिराइव वाला बता दे रहे हैं, एक सेकेंड। कोई क्वेश्चन मेरे पास है, हम लिखने से टाइम बच जाएगा ना, इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये वाला नहीं तो फिर, हाँ ये वाला दिख सही है, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये है शायद, ये नहीं है। अच्छा चलो डिक्टेट ही कर देते हैं, यहाँ मिल नहीं रहा, लिख ही देते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, मान लो कि फॉर अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, एक मान लो एग्जांपल यहाँ पे, फॉर अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, फटाफट लिख लो, फॉर अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। पार्टिकल एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, जो क्या कर रहा है, जो कि डिपेंड कर रहा है, यूनिफॉर्मली डिपेंड कर रहा है, मतलब मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली, ठीक है। पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट यूनिफॉर्मली, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, पढ़े हो 9 क्लास में सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, सेंट्रल सीकिंग फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जो हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है, विच डिपेंड्स ऑन, जो डिपेंड कर रहा है किस पे, डिपेंड्स अपॉन मास, मास पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है v, और मान लो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है r, रेडियस ही है ये, r पे डिपेंड कर रहा है। तो तुमको क्या निकालना है, एक्सप्रेस, एक फॉर्मूला निकालना है किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का, एक्सप्रेस फॉर्मूला ऑफ, या फिर एक्सप्रेस, हाँ ऐसे लिख दो, एक्सप्रेस सेंट्रीपिटल फोर्स, या फोर्स सिंपली, एक सेकेंड रुको, एक्सप्रेस सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स in terms of this quantity, quantities। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया, फॉर अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, एक पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट मूव कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, तो देखो जिस तरह लिखा गया उसको लिखो पहले। इसका फॉर्मूला एमबी स्क्वायर आर होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का, तुम पढ़े हो, तुमको याद होगा। तो देखो इसको कैसे लोग डिराइव कर रहे हैं, मान लो अननोन फॉर्मूला होता तब भी डिराइव कर सकते थे। तो क्या बोला गया, फोर्स डिपेंड कर रहा है किस पे, कोई के लिख दो, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, मास पे डिपेंड कर रहा है, और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो पावर लिख दो ए, बी और सी, क्योंकि डायमेंशन में पावर तो आएगा ही। अब क्या करेंगे हम लोग, वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी चेक करेंगे। तो जो फोर्स का डायमेंशन वो क्या हो जाएगा, mlt माइनस 2 इक्वल कर दो, या मास का डायमेंशन कितना होता है, m पावर कितना a, वेलोसिटी डायमेंशन कितना, lt माइनस 1 पावर कितना b, और रेडियस का डायमेंशन कितना, लेंथ पावर कितना c। इसको सॉल्व कट करेंगे हम लोग, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा m का पावर a है, l का पावर हो जाएगा b प्लस c, और t का पावर हो जाएगा माइनस b, ठीक, ये हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, m l t माइनस 2। तो यहां से हम लोग इक्वेट करेंगे, तो a का वैल्यू कितना आता है 1, b प्लस c का वैल्यू कितना आता है 1, और b का पावर होता है 2, माइनस b को माइनस 2, तो b इक्वल 2। देखो एबीसी वैल्यू निकाल लिए, तो बस पुट कर दो इस पे, तो फोर्स मिल जाएगा, क्या होगा m पावर 1 मतलब 1, b का पावर 2 मतलब
v स्क्वायर और r का पावर -1 मतलब r नीचे जाएगा r, तो वैल्यू क्या आ जाएगा फोर्स का mv स्क्वायर बाई r। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग किसी अननोन क्वांटिटी को। क्या समझ में आ गया? बोलो हेलो। हाँ सर, आ गया। आ गया ना समझ में? जी जी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक ना? हाँ सर। ठीक है, तो देखो अगला क्लास में हम लोग यहाँ तक क्लास रखते हैं। तो अगले क्लास, एक सेकंड रुको, स्क्रीन शेयर कर दे रहे हैं, एक सेकंड स्क्रीन शेयर कर दे रहे हैं। सर हाँ बोलो। सर टेम्परेचर और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर दोनों सेम है? सेम चीज है दोनों, टेम्परेचर को ही थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर बोल रहे हैं। ठीक है ना? यस सर। एक सेकंड को स्क्रीन शेयर कर देते। स्क्रीन शेयर, स्क्रीन दिख रहा है तुम लोग को? नो सर। नहीं दिख रहा है ना? रुको तो स्क्रीन शेयर कर देते हैं। क्लास तो हो गया, रुको स्क्रीन क्यों नहीं आ रहा? अच्छा रुको एक सेकंड, स्क्रीन शेयर, हाँ अब दिख रहा होगा। देखो तो अब दिख रहा है नो सर। अभी? यस सर। यस सर। ठीक है, लिख लिया ना ये सब? यस लिख सर। लिया हो ना? यस ठीक है, सर। चलो समझ में आ गया आज का पूरा बात? यस सर। ठीक है, इसको Yes, पढ़ना sir. घर में, नोट डाउन कर लेना, और अगले क्लास में और 2 दिन क्वेश्चन देंगे और इसका आगे बताएंगे। यस ठीक सर। है, ठीक है, चलो ओके। ओके। और वेक्टर पढ़ना हो तो यूट्यूब में होगा वीडियो, सब देख लेना लाइव रिकॉर्डिंग का। थैंक यू सर। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू।